यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं गणित शिक्षा शास्त्र को, यानी कि मैथ्स पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ओके, सो हम लोगों ने आज से यहाँ पर स्टार्ट किया है 500 क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें हम लोग जो है 500 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे मैथ्स पेडागोजी के, जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स में यहाँ पर पूछे गए हैं। ओके, सो आज इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है, कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम आप यहाँ पर दें, कहीं ना कहीं उसमें आपसे पेडागोजी पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक टारगेट हमने यहाँ पर कंप्लीट करना है कि 500 क्वेश्चन यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो जितने भी नंबर का पेडागोजी आपसे पूछा जाएगा, पूरे के पूरे नंबर आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन होते हैं, वही पैटर्न इनका रहता है, उसी क्वेश्चन को ये बार बार रिपीट करके एग्ज़ाम में पूछते हैं। तो बस आपको क्या करना है, एक बार बहुत ही अच्छे से बिल्कुल डिटेल में 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है, ताकि आपका अच्छे से यहाँ पर स्कोर हो पाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्वेश्चन सीरीज़ को। साथ ही आपका मैथ्स पेडागोजी का कंप्लीट कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। जितने भी स्टूडेंट इस कोर्स के अंदर इनरोल करना चाहते हैं, आप या तो हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी आपने ऐप डाउनलोड कर रखा है तो वहाँ से जाकर भी आप कंप्लीट कोर्स को बाय कर सकते हैं। यदि आप ओनली नोट्स खरीदना चाहते हैं, नोट्स भी अवेलेबल है। और यदि आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो इसका वीडियो क्लास भी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो आप ऐप पर जाकर चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स इन क्लास 1 एंड 2, यानी कि कक्षा 1 और कक्षा 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा। है ना, कक्षा 1 और कक्षा 2 में जो गणित पढ़ाया जाएगा, आप सभी को पता है बहुत बेसिक लेवल का पढ़ाया जाता है, तो उसको लेकर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए। कक्षा 1 और कक्षा 2 में गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए, मतलब इंटीग्रेट करके इसको पढ़ाया जाए। तीसरा देखिएगा, कक्षा 1 और कक्षा 2 में गणित नहीं पढ़ाना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी है, अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध करवाए जाने चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रैक्टिस करवानी चाहिए। है ना, तो अब आप देखो कि शुरुआती समय में जब बच्चा पहली कक्षा और दूसरी कक्षा में होगा, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे इंटीग्रेटेड होते हैं, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि के साथ क्या किया जाना चाहिए, समाकलन करना चाहिए। इसको अलग अलग ना करते हुए सभी को साथ में यहाँ पर पढ़ाना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ जियोमेट्री इज टॉट इन प्राइमरी क्लासेस। प्राइमरी क्लासेस में जियोमेट्री को जो पढ़ाया जाता है, कौन सा हिस्सा या किस तरीके से पढ़ाया जाता है ना। तो औपचारिक रेखा गणित पढ़ाया जाता है या अनौपचारिक, फॉर्मल पढ़ाया जाता है या इनफॉर्मल। तो शुरुआती समय में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें जियोमेट्री की, तो बिल्कुल बेसिक चीज़ सिखाई जाती है, ना वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं एक अनौपचारिक तरीके से इन जनरल इन्फॉर्मेशन बच्चों को यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी अनौपचारिक रेखा गणित आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। इस 500 क्वेश्चन की सीरीज में आपको हर तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत बेसिक भी मिल जाएंगे, है ना, और बहुत एडवांस लेवल के भी, जो हमसे यहाँ पर बहुत सारे इस तरीके से जो सिद्धांत बनाए गए गणित शिक्षण को लेकर, वो वाले भी मिल जाएंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिएगा। एक शिक्षक गणित कक्षा में समुदाय और भागीदारी की भावना को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, उसे क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये टीचर क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड पार्टिसिपेशन इन अ मैथ्स क्लासरूम। ठीक है, तो उसको कौन सी एक्टिविटी यहाँ पर नहीं करनी है। सबसे पहला है, एक दूसरे के विचार को संसाधित करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना, क्या ये नहीं करे। दूसरा, कई स्तरों से साथ जुड़े हुए कार्य प्रदान करना, शुरू करने के लिए प्रश्न को हल करने हेतु रणनीति प्रदान करना, प्रश्न हल करने के लिए कक्षा को छोटे समूह में विभाजित करना। देखो हमको क्या करना है, नहीं पूछा है, दैट मीन्स हमारा आंसर नेगेटिव रहेगा। ठीक है, इसने बोला है प्रोत्साहित करना, तो डेफिनेटली बच्चों को मोटिवेट करेंगे, ये आंसर नहीं हो सकता है। कई स्तरों से साथ जुड़े कार्य प्रदान करना, मल्टीपल लेवल के टास्क उनको प्रदान करना, इजी, मॉडरेट, हार्ड लेवल के, ताकि धीरे धीरे अगर वो बच्चे के यहाँ पर एक सहयोग की भावना है, मतलब ग्रुप में, तो डेफिनेटली वो कर लेंगे।
शुरू करने के लिए प्रश्न को हल करने हेतु रणनीति प्रदान करना, ठीक है। प्रोवाइड स्ट्रैटेजी फॉर द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की स्ट्रैटेजी क्या होगी ये आप पहले से बता रहे हैं, तो वो चीज़ आंसर में नहीं आ सकती, तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखना, प्रश्न हल करने के लिए कक्षा को छोटे समूह में विभाजित करोगे तो डेफिनेटली ये उनकी ग्रुप एक्टिविटी जो है उसको इम्प्रूव करेगा। तो कौन सी चीज़ नहीं करना चाहिए, तो पहले से स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करना ये नहीं करना है, बच्चों को खुद से करने देना है, ओके। चलिए अगला देखिएगा, गणित पाठ्यक्रम के लिए छात्रों में रुचि और प्रेरणा की कमी को छोड़कर नीचे दिए गए कारणों का एक परिणाम हो सकती है। लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन अमंग स्टूडेंट फॉर मैथ्स करिकुलम, बच्चों को आपको देखा ही होगा कि बच्चे मैथ्स को लेकर बहुत डरते हैं, उनको मैथ्स पसंद नहीं आता है, क्यों? क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसकी वजह से जब बच्चे इस तरीके से मैथ्स को कंसीडर करते हैं, जब उनके अंदर मोटिवेशन नहीं होता है मैथ्स को लेकर, है ना, तो वो किस चीज़ का परिणाम यहाँ पर हो सकता है, एक बार इसको इंग्लिश में भी देखना। लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन अमंग स्टूडेंट फॉर मैथ्स करिकुलम इज अ रिजल्ट ऑफ रीजंस बिलो एक्सेप्ट पूछा गया द प्रीडोमिनेंस ऑफ सिंबॉलिक लैंग्वेज, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, प्रायोरिटी टू प्रोसीजर एंड मेमोराइजिंग ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। तीन चीज़ें हमको बोली गई है, तीनों आप यहाँ पर भी देख सकते हैं हिंदी में। पहला ऑप्शन देखना, प्रतीकात्मक भाषा की प्रधानता, ठीक है। इंग्लिश में अपन देखें तो द प्रीडोमिनेंस ऑफ सिंबॉलिक लैंग्वेज, है ना, मतलब भाषा को फोकस किया गया है। दूसरा बोला गया गहराई से उस चीज़ की समझ होना। तीसरा बोला गया प्रक्रियाओं की प्राथमिकता और सूत्रों का अनुसरण या स्मरण करना, मतलब कोई भी फॉर्मूला है आप उसको याद कर रहे हैं, मेमोराइजेशन आप कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में ध्यान से समझना कि इसमें पूछा गया को छोड़कर, मतलब किसको छोड़कर, ये यहाँ पर बच्चों के अंदर जो है उसका एक परिणाम हो सकता है, रुचि की कमी का या प्रेरणा की कमी का एक परिणाम हो सकता है। देखो किसको छोड़कर, अगर अपन पहला ऑप्शन देखें तो प्रतीकात्मक भाषा की प्रधानता, तो हमने क्या बोला है कि मैथ्स को बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना है, कभी भी उसको भाषा को समझकर, मतलब भाषा कंसीडर करते हुए नहीं पढ़ाना है। तो पहली चीज़ तो नेगेटिव हो गई, जस्ट लाइक रॉट लर्निंग हो गई, है ना, रॉट लर्निंग मतलब रटन विद्या हो गई। दूसरा गहराई से समझ, मैथ्स को गहराई से समझाना पड़ेगा। तीसरा प्रक्रियाओं की प्राथमिकता और सूत्रों का स्मरण करवाना, तो ये चीज़ भी रॉट लर्निंग के अंदर आ गई। तो पहले और तीसरे को छोड़कर हम लोग ये कह सकते हैं कि नीचे दिए गए कारणों का एक परिणाम है। नेगेटिव क्या क्या हो गया, पहला स्टेटमेंट नेगेटिव हो गया, दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव हो गया, और हमको क्या बोलना था कि बच्चों में रुचि की कमी और प्रेरणा की कमी कब होगी, इसकी वजह से होगी और तीसरी की वजह से होगी। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन समझ में आया, किस चीज़ को छोड़कर, मतलब एक अच्छी चीज़ को छोड़कर दो चीज़ें बुरी हो सकती है, तो गहराई से समझ को, डेप्थ अंडरस्टैंडिंग को छोड़कर दो चीज़ें आपकी बुरी हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जिसमें सेकंड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, गहराई से समझ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। क्या बोला गया, विच वन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग रिमीडियल टीचिंग। आपको पता है दो टाइप की टीचिंग यहाँ पर होती है, एक तो डायग्नोस्टिक होता है और दूसरा रिमीडियल होता है। डायग्नोस्टिक में कमज़ोरी को आइडेंटिफाई करना, अगर बच्चा किसी भी चीज़ में कमज़ोर है तो उसको आइडेंटिफाई करिए, ठीक है, ये डायग्नोस्टिक होता है। और आइडेंटिफाई करने के बाद उसका उपचार करना, रिमेडियल करना, जैसे डॉक्टर पहले हमको डायग्नोस्टिक करते हैं कि आपको क्या बीमारी है, वो पूरा अपन से पूछते हैं, उसके बाद वो हमको उसके अकॉर्डिंग दवा देते हैं। तो सेम चीज़ टीचर को भी करनी है कि बच्चों को क्या समस्या आ रही है, पहले वो अपन फाइंड आउट करेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, उसका रिमेडियल, उसका उपचार यहाँ पर करेंगे। तो कौन सा कथन सही नहीं है, सबसे पहले ये विशेष शिक्षा के समान होती है, दूसरा इसमें प्रत्येक छात्र पर ध्यान देना, तीसरा केवल विशेष ज़रूरतों वाले छात्रों के लिए ये नहीं है, अगला देखना ये उन छात्रों के लिए है जो अपने साथियों की तुलना में पिछड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर उनमें कोई दिक्कत है तो डेफिनेटली डायग्नोस्टिक होगा, देन रिमेडियल होगा। तो इसको अपन स्पेशल एजुकेशन नहीं कह सकते, ये हमारी नॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कि कौन सा कथन सही नहीं है, पहला कथन सही नहीं है, बाकी सारे कथन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, इसमें हर एक स्टूडेंट पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, सही बात है। तीसरा केवल विशेष ज़रूरतों वाले छात्रों के लिए नहीं है, तो किसके लिए है, सबके लिए है। उन छात्रों के लिए जो अपने साथियों की तुलना में पिछड़ रहे हैं, बिल्कुल उनके लिए भी है। तो ए को छोड़कर सारे ही कथन रिमीडियल को लेकर बिल्कुल करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा। शिक्षक द्वारा व्यवहार घटना के तथ्यात्मक का विवरण इसको रिकॉर्ड करने और विद्यार्थियों को वास्तविक रूप से समझने में मदद करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक खुला उपकरण यहाँ पर क्या हो सकता है, एक ओपन डिवाइस क्या हो सकता है, जहाँ पर बच्चों का A to Z पूरा डेटा हमारे पास होगा, पूरी जानकारी उसकी हमारे पास होगी। करिकुलर प्लस नॉन करिकुलर जो को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती है, एकेडमिक प्लस नॉन एकेडमिक जो उसके रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे हमारे पास होंगे, उसको अपन ओपन डिवाइस बोलेंगे। क्लोज्ड में केवल हम लोग बोल सकते हैं एकेडमिक रिकॉर्ड हमारे पास होगा। ठीक है, तो ये रेटिंग हो सकता है, ये ऑब्जर्वेशन हो सकता है, ये चेकलिस्ट हो सकती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखना, रेटिंग, ऑब्जर्वेशन और चेकलिस्ट सिर्फ कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बताएगी, तो ये तीनों ही चीज़ें क्लोज्ड डिवाइस कहलाती है। राइट, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। अब इसमें नन ऑफ द अबव में क्या, ओपन डिवाइस में क्या हो सकता है, पोर्टफोलियो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। ऐसे कई सारे पैरामीटर्स हैं जिनका प्रयोग हम लोग बच्चे के पूरा बोल सकते हैं, उसका पूरा हिस्ट्री आप उसके अंदर निकाल सकते हो। राइट, तो यहाँ पर हमने एनेक्डोटल रिकॉर्ड की जानकारी दी है कि उपख्यानात्मक अभिलेखों में से एक महत्वपूर्ण घटना का तथ्यात्मक रूप से वर्णन होना चाहिए, जिसमें कौन, क्या, कब, कहाँ और कैसे शामिल होगा। इनका उपयोग शिक्षकों को छात्रों को समझने, व्यवहार में सुधार करने और आत्म मूल्यांकन करने में मदद करने के लिए किया जाता है। उपाख्यानात्मक अभिलेखों को वस्तुनिष्ठ रूप में लिखा जाना चाहिए और महत्वपूर्ण देखे गए व्यवहारों या घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, मतलब वही सारी डिटेल उसके अंदर आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। असाधारण बच्चों के लिए उपचार के विवरण जो भी हो, हमारा मुख्य कार्य किसी विशेष बच्चे को बनने में सहायता करना है। इसने क्या बोला है कि यहाँ पर जितने भी एक्सेप्शनल चिल्ड्रन हैं, हमारा मेन टास्क शुड बी टू हेल्प अ पर्टिकुलर चाइल्ड इज बिकमिंग। असाधारण बच्चों के लिए उपचार के विवरण जो भी हो, हमारा मेन टास्क क्या होना चाहिए, किसी भी विशेष बच्चे को हम लोग क्या करें, फिजिकली फिट करें, इमोशनली स्टेबल करें, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाएं, या अपने पर्यावरण के साथ पर्याप्त रूप से वो समायोजित हो पाएँ, ये टारगेट करें। तो डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, कि बच्चा इजीली उसके आसपास की जो सराउंडिंग है, उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या हो पाए, एडजस्ट हो पाए। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्या और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण क्या कहलाता है। क्या बोला गया है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर अगर आप बेसिक कैलकुलेशन बच्चों को सिखा रहे हो, है ना, तो उसे क्या कहा जाएगा, मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज आप सिखा रहे हैं, तो ये चीज़ क्या है, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को, नैरो एम को कंप्लीट करती है, हायर एम को कंप्लीट करती है, जो कि आपके सेकेंड ऑप्शन में लिखा हुआ है। तीसरा ऑप्शन देखिएगा, तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, M2 मैथमेटिक द चाइल्ड थॉट प्रोसेस बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीकरण के उद्देश्य को पूरा करती है और महत्वपूर्ण गणित उद्देश्य को पूरा करती है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि प्राइमरी लेवल पर अगर अपन क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट सिखा रहे हैं, जोड़ना और ये सब सिखा रहे हैं, दैट मीन्स कि ये मैथ्स का क्या होता है, नैरो एम होता है। गणित के मेनली 2 एम पूछे जाते हैं, एक तो नैरो एम होता है और एक ब्रॉड एम होता है ना, एक संकीर्ण होता है और एक हमारा डिटेल वाला होता है। संकीर्ण में बेसिक चीज़ सिखाई जाती है जो आपके डेली जीवन में काम आती है, और जो हमारा ब्रॉड एम होता है, या हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जहाँ पर बड़े लेवल पर मैथ्स को सिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग कहें कि एस्थेटिक सेंस वाली बात की जाती है, गहराई से जाकर गणित को समझाया जाता है। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एनसीएफ प्राइमरी लेवल पर केवल नैरो एम उद्देश्य को पूरा करता है ना, या संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। तो एक बार एनसीएफ का भी सुन लेते हैं, एनसीएफ क्या कह रहा है। एनसीएफ 2005 भारत में बोल सकते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित 3 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखाओं में से एक है। यह शिक्षकों और स्कूलों को बच्चों में देने के लिए सीखने के अनुभव को चुनने के लिए एक दिशा निर्देश प्रदान करता है। गणित का मुख्य उद्देश्य क्या करना है, बच्चों का गणितीकरण, मतलब गणितीय क्षमता जो होती है उसका विकास करना है। ठीक है, अब गणित के क्या क्या उद्देश्य होंगे, गणित की विभिन्न शाखा जैसे बीज गणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति आदि से गणित की अवधारणा को सीखे, समस्याओं को हल करने के लिए उचित गणितीय अवधारणा का प्रयोग करें, विभिन्न प्रकार के गणितीय निरूपण जैसे आलेख, सूत्र, चार्ट, तालिकाएं आदि का प्रयोग करना सीखे, है ना। ये सब गणित शिक्षण के उद्देश्य होने चाहिए। इससे भी कई बार आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अब इसमें 2 प्रकार के उद्देश्य आते हैं, एक तो संकीर्ण उद्देश्य आता है
नैरो और एक हाई उद्देश्य आता है या उच्च उद्देश्य आता है। तो संकीर्ण जो भी आपका आंसर था कि संख्यात्मकता से संबंधित कौशल विकसित करना, जिसमें आपका जोड़ घटाव गुणा भाग दशमलव आदि चीज़ें आ जाएगी। और जनरलाइजेशन करना, जो भी क्वेश्चन उसके सामने आए वो उसको समझ पाए, उसको जनरलाइज कर पाए। ठीक है, अब हायर एम के अंदर क्या हो जाएंगे, जो बड़े लेवल पर अपन मैथ सीखते हैं, M1 M2 M3 अपने अपने कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में 11 12th में पढ़ी होगी, राइट। क्योंकि 10th तक अगर हम लोग देखें तो बिल्कुल बेसिक मैथ्स होती है, जो एडवांस लेवल की मैथ्स होती है यूजुअली हम लोग अपने 11 12th में और कॉलेज टाइम या अपने जो भी है आगे की जो एजुकेशन होती है, हायर एजुकेशन, उसमें पढ़ते हैं। तो इसका उच्च उद्देश्य होगा गणित की उपयोगिता को समझना, शक्ति और सौंदर्य की सराहना करना, इन शॉर्ट मैथ्स के एस्थेटिक सेंस को समझना, समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए दृश्यावलोकन, प्रतिनिधित्व और अनुकूलन कौशल विकसित करना, गणितीय संचार को विकसित करना। ये किसके अंदर आ जाएंगे, उच्च उद्देश्य के अंदर आ जाएंगे, जो कि हम लोग बोल सकते हैं माध्यमिक लेवल और अपर लेवल पर होगा। प्राइमरी लेवल पर केवल आप नैरो एम बच्चे का कंप्लीट कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, राम इज प्लेइंग एंड पुटिंग 3 बॉल्स एज फॉलोज। मतलब राम यहाँ पर खेल रहा है और उसने कुछ बॉल्स को इस तरीके से अरेंज करके रखा हुआ है अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर। एक में 4 रखी हुई, दूसरे में 6 रखी हुई, तीसरे में 3 रखी हुई, जस्ट वो खेल रहा है। ठीक है, और बचा हुआ मोहन क्या कर रहा है, मोहन इज प्रिपेयरिंग अ टेबल लुकिंग टू हिज प्ले। मोहन उसे खेलते हुए देखकर एक तालिका यहाँ पर बना रहा है। तो उन दोनों के कार्यों से क्या निष्कर्ष निकाला जाता है, ये आपको 4 ऑप्शन में दिखेगा। देखो, पढ़ो चारों ऑप्शन और बताओ आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है। देखो, राम तो सिंपली खेल रहा है 3 बॉल से, और मोहन उसको देखकर एक टेबल यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, एक तालिका यहाँ पर बना रहा है। तो पहला ऑप्शन है राम खेल रहा है और मोहन गणित कर रहा है। राम और मोहन दोनों सामान्यीकरण कर रहे हैं, राम और मोहन दोनों ही खेल रहे हैं, या फिर राम गणित कर रहा है और मोहन खेल रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन में ही दे रखा है कि राम नॉर्मली प्ले कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं राम तो खेल रहा होगा, है ना। और मोहन उसको जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा है, उसके पीछे का कंसेप्ट लगा रहा है। जैसे कि उसने एक टेबल के अंदर या वो बॉल से जो खेल रहा था, मान लो उसने एक जगह 3 बॉल रखी, फिर उसके बाद उसने उसमें 6 रख दी, फिर 6 में से वापस 2 माइनस कर दिया, जो भी उसने यहाँ पर किया हो। तो राम तो नॉर्मल खेल रहा था और जो मोहन है वो उसके पीछे लॉजिक लगा रहा है मैथ्स का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला देखिएगा, ह्यूरिस्टिक ग्रीक शब्द से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है। ये सेम क्वेश्चन आपको संस्कृत पेडागोजी जो था, है ना, उसमें भी पूछा गया था, सेम क्वेश्चन ही था। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम दो लोग देखें तो पेडागोजी बिल्कुल सेम होती है, चाहे आप चाइल्ड डेवलपमेंट की पढ़ें, संस्कृत की पढ़ें, इंग्लिश की पढ़ें, है ना, हिंदी की पढ़ें, तो पेडागोजी आपकी कॉमन रहेगी बिल्कुल। ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक शब्द जो व्युत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, डिस्कवर करना, खोज करना। इसीलिए हम लोग एक मेथड होती है जिसको ह्यूरिस्टिक मेथड या हिंदी में खोज विधि के नाम से जानते हैं, जहाँ पर बच्चा खुद रिसर्च करके चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और उसके पीछे के कंसेप्ट को ढूंढता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभी गणितीय अवधारणाओं को ठोस वस्तु के माध्यम से नहीं सीखा जा सकता है। यह गणित की किस विशेषता को इंगित करता है। ऑल मैथमेटिकल कंसेप्ट कांट बी लर्न थ्रू कंक्रीट ऑब्जेक्ट। आप बोलते हैं ना कि गणित सीखो तो इसे सीखो कि वो रियल में आप एक्सपेरिमेंट करके या कुछ ना कुछ जो बेसिक चीज़ें होती है जो कंक्रीट फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है या मूर्त रूप में हमारे पास अवेलेबल है, उसके माध्यम से सीखो। बट सारी चीज़ों को आप ऐसे नहीं सीख सकते। तो ये कौन सा कंसेप्ट होगा, सार्वभौमिकता का, व्यवहारिक विज्ञान का, अमूर्तता एब्स्ट्रैक्टनेस का, या फिर ऑप्शन नंबर डी तार्किक विचार का। इसे क्या कहा जाएगा, अमूर्तता का सिद्धांत। अमूर्तता मतलब काल्पनिक, है ना, जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती है फिर भी आप उसके बारे में लॉजिक लगा रहे हो, कंसेप्ट लगा रहे हो, तो इसे लॉ ऑफ एब्स्ट्रैक्टनेस यहाँ पर कहा जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मूर्तता से अमूर्तता की तरफ जाना, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाना। जो चीज़ें हमारे सामने है उसको देखकर उसके बारे में कल्पनात्मक चिंतन करना, है ना, तो वो चीज़ एब्स्ट्रैक्टनेस कहलाती है। तो सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा, पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य चरण क्या होता है। द मेन स्टेज ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इज। पाठ्यक्रम निर्माण के मेन उद्देश्य में कौन सी चीज़ें आ जाएगी, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को तैयार करना, पाठ्यक्रम में शामिल की जाने वाली सामग्री या विषय वस्तु का चयन करना, पाठ्यक्रम की सामग्री को सुव्यवस्थित करना, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना, या फिर ऑल ऑफ देम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि हाँ, ये सारी ही स्टेजेस किसी भी करिकुलम, किसी भी पाठ्यक्रम को डिज़ाइन करने के लिए की जाती है।
ठीक है, कि आपको प्रॉपर तरीके से चलना पड़ता है। पहले आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद आप कौन कौन से विषय वस्तु, कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग करेंगे, फिर आप उस पूरे करिकुलम को ऑर्गेनाइज करेंगे। जस्ट लाइक ये 500 क्वेश्चन की सीरीज बनाई है, तो हमने सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करा, है ना, कि पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या होना चाहिए, कि कैसे भी करके स्टूडेंट्स अगर 15 नंबर का पेडागोजी आ रहा है तो 15 में से पूरे के पूरे 15 नंबर वो कवर करें। ठीक है, फिर हमने सारा कंटेंट, सारे प्रीवियस ईयर पेपर से मैथ्स के क्वेश्चन निकाले, तो हमने पूरा कंटेंट, विषय वस्तु रेडी कर ली। ठीक है, फिर हमने उसको स्टेप बाय स्टेप अरेंज करा कि पहले इजी क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे टफ क्वेश्चन करेंगे, फिर जितने भी यहाँ पर इनके फॉर्मूलाज होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, है ना, जितने भी गणितीय हम लोग बोलते हैं ना विधियाँ होती है चीज़ों को सीखने की, उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से करिकुलम को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। 14 का आंसर करना है, जिसमें ये पूछा गया है कि नीचे दिए गए उपचारात्मक शिक्षण के चरणों का अनुक्रम निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए। पूछा क्या गया है, व्हाट शुड बी द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ स्टेप्स ऑफ रिमीडियल टीचिंग बिलो। सबसे पहला है विद्यार्थियों का विश्लेषण करना, दूसरा है रणनीति का चयन करना, तीसरा है शिक्षण के उद्देश्य, टीचिंग ऑब्जेक्टिव, फोर्थ है एडॉप्टिंग करिकुलम, या फिर फिफ्थ हो जाएगा इवेल्युएशन। हमसे पूछा गया स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है, 4 ऑप्शन में से आपको इन 5 स्टेप्स को अरेंज करना है। आप तसल्ली से देख सकते हो और आंसर करिएगा। आंसर क्या होगा? देखो, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हम लोग स्ट्रैटेजी ले लें, टीचिंग ऑब्जेक्टिव ले लें, या फिर जो एनालिसिस ऑफ प्यूपल्स है कि किन स्टूडेंट्स के साथ हमें ये करना है, किन स्टूडेंट्स को कौन सी एक्टिविटी देनी है। तो सबसे पहले हमें विद्यार्थियों का विश्लेषण करना होगा, या फिर आप शुरू से अरेंज नहीं कर पा रहे तो आप रिवर्स ऑर्डर में आ जाइए कि एट द लास्ट, सबसे लास्ट प्रोसेस क्या होगी, इन 5 में से मूल्यांकन करना। तो कौन से ऑप्शन में मूल्यांकन लास्ट में आ रहा है? तीसरे और चौथे के अंदर आ रहा है, यानी कि आंसर आपका क्या होगा? तीसरा और चौथा हो सकता है। ठीक है, चलो अब सबसे पहले था एनालिसिस ऑफ पीपल तीसरे ऑप्शन में, और फोर्थ के अकॉर्डिंग है एडॉप्टिंग करिकुलम। करिकुलम को एक्सेप्ट करने से पहले, पाठ्यक्रम को अपनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या है। तो हमें सबसे पहले टीचिंग ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। टीचिंग ऑब्जेक्टिव के बाद क्या आएगा? एडॉप्टिंग करिकुलम आएगा। करिकुलम अपनाने के बाद आप स्ट्रैटेजी उठाएंगे, स्ट्रैटेजी उठाने के बाद आप मूल्यांकन करेंगे। तो समझ में आ गया आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले एनालिसिस ऑफ पीपल, बच्चों का विश्लेषण करेंगे कि किस बच्चे को किस लेवल का क्वेश्चन देना है, किस लेवल की बोल सकते हैं कि विधि देनी है ना, किस लेवल का उनसे एक्टिविटी करवानी है। उसके बाद आप टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लेना कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले ये पहला हो जाएगा, फिर ये आपका टीचिंग ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे यहाँ पर? फिर करिकुलम को एडेप्ट करेंगे, अपनाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? स्ट्रैटेजी का चयन करेंगे, और एट द लास्ट आप क्या कर लेंगे? मूल्यांकन कर लेंगे। तो एक तो ये स्टेप हो सकती है, 1 3 4 2 5 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो, ये क्वेश्चन सेम आपसे 2021 में जो त्रिपुरा का टेट होता है, टी टेट, उसमें भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बस उसमें मूल्यांकन के बाद एक जनरलाइजेशन करके दिया गया था, उसमें 6 पॉइंट दे रखे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसीलिए आपको बोला गया कि जितने भी प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आप ज़रूर से कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको अभी 2020 में आया था, 2021 में वापस त्रिपुरा वाले स्टूडेंट्स को मिला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या होते हैं? रिपीट होते रहते हैं। तो जितने भी स्टेट में अपना टेट एग्ज़ाम होता है उन सभी के पेपर्स आपको कंप्लीट करने हैं। ओके, और इसीलिए हमने ये क्वेश्चन सीरीज़ यहाँ पर डिज़ाइन करी है कि ऑलमोस्ट हर स्टेट का टेट आपसे यहाँ पर कवर करवा लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षण सहायता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? विच इज़ ट्रू रिगार्डिंग टीचिंग एड्स। ठीक है, टीचिंग एड्स हम लोग सभी समझते हैं, है ना। आप यहाँ पर अलग अलग प्रकार से मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं बोल सकते हैं कि जो विजिबल है, जो ऑडियो वाले हैं, है ना, TLM आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और बोल सकते हैं अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं। तो उसको लेकर कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहला, शिक्षण सहायता कठिन अवधारणा और अमूर्त विचारों को समझने में काफ़ी उपयोगी होती है। ठीक है, ठीक बात है। दूसरा देखना कि शिक्षण सहायता उन छात्रों को मनोरंजन प्रदान करती है जो इस विषय में रुचि रखते हैं। बिल्कुल। तीसरा ऑप्शन है, शिक्षण सहायता छात्र को सीखने के लिए प्रेरित करने में काफ़ी उपयोगी होती है। तो यस, डेफिनेटली ये सारी ही चीज़ें टीचिंग एड्स को लेकर क्या होगी? बिल्कुल करेक्ट होगी। तो हम लोग ये कह सकते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि हाँ, टीचिंग एड्स में इन सारी चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत लगती है।
ओके, तो ये 15 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के लिए होमवर्क है, इसको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। बाकी के क्वेश्चन हम लोग कल नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। और दिन में 2 बजे आपका पीआरटी का सेशन भी है, उसे भी आप ज़रूर से अटेंड करिएगा, जिसमें हम लोग सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ओके, सो आज की क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।